वेलकम टू डिबेट विद ARD व्यूअर्स। हमारे प्यारे मुल्क भारत के अंदर अक्सर जो क्रिकेट लवर्स हैं वो T20 की बातें करते हैं, BCCI की बातें करते हैं, क्रिकेट की बातें करते हैं। जहां हम T20 की बातें हमेशा करते रहते हैं, अभी आपने देखा होगा कि एक ऐसा जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है जिसे हम G20 कहते हैं। G20 की चर्चाएं बहुत ही ज़ोर और शोर से इस पूरे साल तक रही और अभी तो इसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में हो रही है और पूरी दुनिया की नज़र इस G20 समिट जो हमारा 18 समिट है हिंदुस्तान के अंदर हो रहा उस पे है। आज का हमारा ये वीडियो इसी G20 पे है और इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जानकारी, ऐसी इंफॉर्मेशन हम आज इस वीडियो के ज़रिए लाना चाहेंगे कि G20 को समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। साथ में मैं ये कोशिश करूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि G20 में कितनी कंट्रीज़ और उन तमाम कंट्रीज़, उन तमाम मेंबर कंट्रीज़ के नाम को कैसे टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आसानी से उन नाम को हमेशा के लिए याद रखा जा सके। तो अगर तो आप G20 में इंटरेस्टेड हैं और G20 के तमाम मेंबर कंट्रीज़ के नाम को आसानी से समझने में और हमेशा के लिए याद रखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप आज के इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान में T20 की चर्चाएँ, BCCI की चर्चाएँ हमेशा होती हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं BCCI। हम सब जानते हैं BCCI के बारे में। अगर आप BCCI को अपने जहन में रखते हुए इसके एब्रीविएशन को समझते हैं तो G20 के 4 मेंबर कंट्रीज़ का नाम तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, जैसे B फॉर ब्राज़ील, C फॉर चाइना, अनदर C फॉर कनाडा एंड I फॉर इंडिया। तो BCCI इसके ज़रिए 4 कंट्रीज़ का नाम हमने याद कर लिया। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसा हम जानते हैं कि G20 का एक मेंबर है रशिया। रशिया के बारे में कौन नहीं जानता। इसकी स्पेलिंग भी बहुत आसान है, RUSSIA। अगर आपने रशिया के स्पेलिंग को अपने जहन में रखा तो आप साथ साथ लगभग 6 और G20 के मेंबर कंट्रीज के नाम को बहुत आसानी से हमेशा के लिए अपने जहन में रख पाएंगे। रशिया का जो R है वो खुद रशिया है और जो U है वो USA है यानी अमेरिका, और जो पहला S है वो सऊदी अरेबिया है और जो दूसरा S है वो साउथ अफ्रीका है। साथ में जो I देख रहे हैं, इससे पहले BCCI में मैंने कहा I स्टैंड्स फॉर इंडिया। यहाँ पे जो आप I देख रहे हैं इसका मतलब हुआ इटली, और आखिर में जो A है वो है ऑस्ट्रेलिया। यानी 6 और कंट्रीज के नाम आप इस तरीके से याद कर सकते हैं जो G20 मेंबर कंट्रीज में से शामिल होते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं इस तरीके के डोर्स को, विंडोज को ओपन करने की, जहां हम इन नाम को बड़ी आसानी से अपने जहन में रख सकते हैं, तो आइए एक और गेट, एक और डोर ओपन करते हैं और वो वर्ड है गेट, GATE ऑन योर स्क्रीन। अगर आपने गेट को अपने जहन में रखा तो 4 और मेंबर कंट्रीज के नाम बहुत ही आसानी से आप हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। जैसे कि गेट में G है, G फॉर जर्मनी, A फॉर अर्जेंटीना। इससे पहले मैंने आपसे बताया था A फॉर ऑस्ट्रेलिया, दूसरा A यहाँ पे है वो अर्जेंटीना है गेट का। और गेट में जो T है वो है तुर्की। और उसके अंदर जो आप E देख रहे हैं, E फॉर यूरोप होता है। यहाँ पे मैं E का मतलब समझ रहा हूँ यूरोपियन यूनियन, यानी जर्मनी, अर्जेंटीना, तुर्की, यूरोपियन यूनियन। और इसके आगे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम IMF कहते हैं। अगर आप IMF को अपने जहन में रखते हैं तो 3 और कंट्रीज के नाम बहुत आसानी से आप हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। IMF का जो I है वो है इंडोनेशिया। इससे पहले मैंने BCCI में आपको बताया कि I स्टैंड्स फॉर इंडिया। दूसरी बार मैंने रशिया में आपको बताया कि रशिया के I में I स्टैंड्स फॉर इटली। और जो तीसरा मुल्क है जो I से शुरू होता है वो है इंडोनेशिया, जो IMF के फर्स्ट लेटर I से, उसको मैं
रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आई के बाद IMF में जो M है, M स्टैंड्स फॉर मेक्सिको एंड F स्टैंड्स फॉर फ्रांस। और आखिर में व्यूअर्स, जब हम इस G20 की बात कर रहे हैं तो इस साल G20 में जम्मू एंड कश्मीर का भी बहुत ज़्यादा जिक्र रहा है। तो फाइनली अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के एब्रीविएशन JNK को यहाँ पे लाते हैं, और उसमें थोड़ा सा मैं बदलाव रखना चाहूँगा कि JNK के बदले JUK अगर आप रखते हैं तो बाकी जो 3 कंट्रीज़ हैं G20 के, उसके नाम को भी आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। JUK में J स्टैंड्स फॉर जापान, U स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड K स्टैंड्स फॉर कोरिया। तो इस तरह से अगर आपने इन तमाम 19 मेंबर कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन को समझना चाहते हैं, उसके नाम को याद करना चाहते हैं, तो आप पूरे इस 20 नाम को नहीं याद करके अगर आप फोकस करते हैं सिर्फ BCCI पे, रशिया के स्पेलिंग पे, गेट की स्पेलिंग पे, IMF पे और साथ में JUK पे, तो आप बहुत आसानी से इन तमाम 19 कंट्रीज जो G20 के मेंबर्स हैं और यूरोपियन नेशन के बारे में और इनके नाम को हमेशा के लिए मैं आपको गारंटी देता हूं कि अपने जहन में बसा ले जाइएगा। बस ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश करिए। व्यूअर्स, आइए अब जानने की कोशिश करते हैं बहुत ही क्विकली कि G20 इनफैक्ट है क्या। G20 इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एक प्रीमियर इंटर गवर्नमेंटल फोरम है और इसका जो काम है ये ग्लोबल आर्किटेक्चर और मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज के गवर्नेंस को और ज़्यादा मजबूत करता है। एक बात और मैं बताता चलूं जो बहुत अहम है कि इसका कोई भी अपना परमानेंट सेक्रेटेरिएट या इसके परमानेंट कोई स्टाफ नहीं है और इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो हर साल इन्हीं के मेंबर कंट्रीज के बीच रोटेट होती रहती है, जिस तरीके से अभी इस साल हिंदुस्तान के पास इसकी प्रेसिडेंसी है। एक और बहुत खास बात कि 19 मेंबर कंट्रीज जो हैं उनको 5 रीजनल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है और यूरोपियन यूनियन जो 20th मेंबर मैं यहाँ पे अगर कहूँ तो यूरोपियन यूनियन इन तमाम 5 रीजनल ग्रुप्स में से किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं है। एक और बात जो आपने हमेशा सुनी होगी, देखी होगी और अक्सर लोग बात करते हैं और वो बहुत ही खास बात है जो G20 को और भी ज़्यादा अहम बनाता है, और वो बात क्या है दोस्तों? वो ये है कि जो ग्लोबल GDP है, पूरी दुनिया का जो GDP है उसका लगभग 85%, 85% और पूरी दुनिया का जो ट्रेड और बिजनेस है उसमें ओवर 75% यानी 75% से भी ज़्यादा, और जो पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया की जो आबादी है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो लगभग 2/3 यानी 2/3 ये तमाम G20 की जो मेंबर कंट्रीज हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि इतनी बड़ी इसकी अहमियत हो जाती है इन तमाम वजहों को लेकर कि G20 की बातें सारी दुनिया में होती हैं। अब इसमें हमें समझने की ये ज़रूरत है कि इसकी बुनियाद कब डाली गई, इसका फाउंडेशन कब हुआ। इनफैक्ट 1999 में हुआ। व्यूअर्स, 1997 और 1998 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 1999 में G20 की बुनियाद डाली गई और इसका वजूद दुनिया के सामने आ गया। शुरुआत में तो इस फोरम पर सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होते हैं उन्होंने ही ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज को डिस्कस किया और डिस्कस करते रहे। लेकिन 2007 के ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद व्यूअर्स इसको यानी G20 को यानी हेड्स ऑफ स्टेट या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के लेवल तक अपग्रेड कर दिया गया, जैसा हम आज देख रहे हैं कि सारे मेंबर कंट्रीज के हेड्स जो हैं, प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं, प्रेसिडेंट्स जो हैं, वो वहाँ पर मुलाकातें करते हैं और इन तमाम मुद्दों पे डिस्कस करते हैं।
जो इनके एजेंडे में होता है। और 2009 में यानी 2009 में G20 को प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की हैसियत से डेजिग्नेट कर दिया गया दोस्तों। यानी द G20 समिट इज हेल्ड एनुअली अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। जो भी प्रेसिडेंट होता है, जिस कंट्री के पास इसकी प्रेसिडेंसी मिलती है रोटेशन के बेस पे, उसके लीडरशिप के अंदर G20 समिट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो व्यूअर्स, आइए सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2023 से पहले यानी प्रीवियस समिट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से 23 से लेके 2008 तक किस किस कंट्री ने किस जगहों पे ये तमाम समिट्स किए, जो बहुत ही ख़ास एक मालूमात मैं आपको देना चाह रहा हूँ। शुरुआत करते हैं 2022 से, जो बाली में इंडोनेशिया में 2022 का G20 समिट वहाँ पे किया गया। 2021 में रोम यानी इटली में ये समिट हुआ। और अगर हम पीछे चले जाते हैं तो 2020 में जिस वक्त कोरोना का एक माहौल था, सोशल डिस्टेंसिंग का एक इशू था और कोविड का एक कहर पूरी दुनिया झेल रही थी, वैसे में सऊदी अरब के कैपिटल रियाद के अंदर वर्चुअली G20 समिट 2020 ऑर्गेनाइज किया गया। और उसके पहले की समिट की अगर मैं बात करूं 2019 में, तो वो ओसाका जापान में हुआ। और 2018 यानी ब्यूनोस एयरिस अर्जेंटीना में किया गया। 2017 हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ। 2016 हैंगजू जो चाइना में है, वहाँ पे वो समिट G20 समिट किया गया। 2015 की अगर मैं बात करूं तो एंटालिया तुर्की में, और 2014 अगर मैं कहता हूं तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ठीक उसी तरह से हम अगर पीछे जाते जाएं तो 2013 यानी 2013 में सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर G20 समिट किया गया। और 2012 में लॉस कैबोस यानी मेक्सिको के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अब उसी तरह से 2011 में मैं आ जाऊं तो कांस यानी फ्रांस के अंदर, फ्रांस यानी एफ यानी IMF, उसी तरीके से मैंने चाइना की बात करी। मैं दोबारा आपको वापस ले जाना चाहूँगा BCCI पे। अगर आप BCCI को याद रखते हैं तो ब्राज़ील, चाइना, कनाडा और इंडिया है। उसी तरीके से अगर आप IMF को याद रखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडोनेशिया, मेक्सिको और फ्रांस है। और फ्रांस के अंदर 2011 में कांस में G20 की समिट की गई थी। अब अगर मैं 2010 यानी 2010 की बात करूं तो इसमें 2 समिट्स हुए थे। जून 2010 में टोरंटो यानी कनाडा में, और नवंबर 2010 में सियोल यानी कोरिया के अंदर ये समिट्स हुई थी। अब अप्रैल 2009 में भी 2010 की तरह 2 समिट्स की गई थी। अप्रैल के अंदर लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर की गई थी, और सितंबर महीने में 2009 में पिट्सबर्ग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के अंदर की गई थी। और जो G20 की सबसे पहली समिट थी इन द ईयर 2008, वो वॉशिंगटन DC अमेरिका के अंदर 14th and 15th नवंबर को की गई थी, जो मैंने जैसा पहले कहा कि G20 की हिस्ट्री में सबसे इसका पहला समिट था। और जिस तरह से व्यूअर्स हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जानने की कोशिश की कि 2022 से लेकर 2008 तक किस तरह से कहाँ G20 की समिट्स हुई, अब हम बात करते हैं इसी साल की 2023 की। और ये हमारे और आपके लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, और हमारे प्यारे हिंदुस्तान के पास इसकी प्रेसिडेंसी है जो 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। अब जब हमारे पास इसकी प्रेसिडेंसी है तो हमारी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस G20 समिट को बहुत यादगार बनाएं। अब इसका जो थीम है व्यूअर्स, वो थीम है वसुदैव कुटुंबकम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और एक और बहुत ख़ास बात है जो अक्सर मुझसे भी लोग पूछते हैं, और अक्सर इसको मैंने
इस सवाल को लोगों के सामने आते हुए देखा है कि इनफैक्ट शेरपा क्या होता है, ट्रायोका क्या होता है। तो अभी मैं आपको ये ज़रा बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो G20 समिट है, इसकी तमाम प्रिपरेशन जो है वो शेरपा करते हैं। अब ये जानने की ज़रूरत है कि शेरपा होता क्या है। शेरपा यानी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडर। अब जैसे हमारे मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, अभी इस साल 2023 के G20 के हिंदुस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो है मिस्टर अमिताभ कांत। इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये अपने प्रीडिसेसर और सक्सेसर के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इस पूरे G20 ख़ास तौर से 2023 के समिट को उसकी प्रिपरेशंस देखें और उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। तो शेरपा यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडर। अब इसमें क्या होता है, जब मैंने आपसे कहा कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर के साथ मिलके जो प्रेसिडेंट होता है उस साल का, उसको पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करता है और ऑर्गेनाइज करता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रायोका। अब ट्रायोका क्या है? द मेंबर होल्डिंग द रोटेटरी प्रेसिडेंसी वर्क्स टुगेदर विद इट्स प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, जिसका मैंने अभी हिंदी में भी आपके सामने जिक्र किया था। और इस साल का जो ट्रायोका है 2023 का, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसलिए कि पिछले साल बाली में G20 समिट किया गया था। और है इंडिया। इंडिया इसलिए कि इस साल इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। और तीसरा है ब्राज़ील। ब्राज़ील इसलिए कि 2024 के अंदर जो G20 की समिट की जाएगी वो ब्राज़ील के अंदर होगी। और ये तीनों मुल्क और इनके शेरपा आपस में कोऑर्डिनेट करके इस G20 समिट को ऑर्गेनाइज करेंगे और पूरी तरीके से इसमें अपने एजेंडे के हिसाब से कामयाब करने की कोशिश करेंगे। अब ठीक उसी तरीके से अगर अगले साल का ट्रायोका कौन होगा, तो उसमें इंडिया होगा क्योंकि वो हो जाएगा प्रीडिसेसर। फिर ब्राज़ील होगा जो उस साल का प्रेसिडेंट होगा 2024 का। और उसके बाद 2025 में जिस कंट्री को भी प्रेसिडेंसी मिलनी है, ये तीनों ट्रायोका बनके इस G20 यानी 25 वाले G20 को ऑर्गेनाइज करेंगे। अब एक और बहुत अहम बात है जो आपसे आखिरी में मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि इस बार इंडिया ने G20 के इस समिट में वो कौन से ऐसे तमाम कंट्रीज़ हैं जिनको एज अ गेस्ट इनवाइट किया है। उसमें जो सबसे पहला नाम है हमारा खुद का पड़ोसी बांग्लादेश, उसके बाद इजिप्ट, फिर मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE, दैट इज द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये तमाम गेस्ट कंट्रीज़ हैं जिसको इस बार G20 2023 के समिट में हिंदुस्तान ने इनवाइट किया है। तो व्यूअर्स, जैसा अभी आपके सामने मैंने बताया कि G20 क्या है, G20 के तमाम मेंबर कंट्रीज़ के नाम को आप किस तरीके से आसानी से कुछ टेक्निक्स को सामने रखते हुए उसे आप समझ सकते हैं और हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। जैसे BCCI मैंने कहा, साथ में खुद स्पेलिंग ऑफ रशिया, और उसके बाद गेट, IMF और JUK। इन तमाम लेटर्स को, इन तमाम एब्रीविएशंस को अगर आपने हमेशा अपने जहन में रखा तो आपको पूरे 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन को याद नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि आपको इन 5 ऐसे एब्रीविएशंस पे ही फोकस करना पड़ेगा। साथ साथ बहुत सी ऐसी अहम बात हमने आज के इस वीडियो में डालने की कोशिश करी है। G20 ख़ास तौर से जो हिंदुस्तान के अंदर इसका समिट इस साल किया जा रहा है, उससे रिलेटेड बाकी और अपडेट्स लेकर मैं हमेशा लगातार आप सबके सामने हाजिर होता रहूँगा। अगर आपके पास कोई फीडबैक या कमेंट या कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो बनाऊं या आगे आने वाले दिनों में उन वीडियोस पे, उन टॉपिक्स पे बात करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने तमाम कमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि एक भारतीय होने के नाते हमारे लिए तो बहुत ही फ़ख्र की बात है कि इस साल हम G20 समिट को
अपने मुल्क में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हमारी ढेर सारी दुआएं हैं आप तमाम लोगों के लिए। आप दुनिया के किसी भी कोने से जहां से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिबेट विद ARD के आज के इस एपिसोड के साथ जुड़े हुए हैं, आप वहीं खुश रहें और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे लिए भी दुआएं करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आसिफ रमीज दाऊदी डिबेट विद ARD से विदा लेता हूं। जय हिंद।